ease of doing business, capital EASE, ease of doing business, ease of doing business मतलब बिजनेस करने का जो आसानी है, हाँ, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक और इंडिया की पोजीशन है 63rd, 63rd और नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। बहुत आसान है काम करना, यहाँ काम कर रहे हैं बहुत सारे Yes sir. Climate change performance index, बस निकाल लो। Yes sir. Climate change performance index 2020, climate change performance index 2020। Yes sir. पब्लिश है जर्मन वॉच, जर्मन WATCH, जर्मन वॉच एंड इंडिया की पोजीशन है 9th, 9वीं पोजीशन, 9th। नंबर 1 पे है स्वीडन, स्वीडन SW स्वीडन। काफी सारे थोड़े हैं देखो वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स 2020, इसको पब्लिश करता है INSEAD, INSEAD बिजनेस स्कूल, बिजनेस स्कूल और इंडिया की पोजीशन है 59, 59वीं। और टैलेंट के मामले में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब क्या लिखा, क्या लिखा, हाँ इसके लैपटॉप में लिखा पड़े कोई बच्चा पढ़े। सबसे पहले लिखा था वुमन सबसे पहले लिखा था वुमन फ्रीडम इंडेक्स और 2020 में सर अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा जहाँ इंडिया की रैंक 111 और 2 पोजीशन है सर। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स का मतलब क्या है? ठीक है ना, क्योंकि इनका में ऐसा आईडी में होना चाहिए ना, इंडेक्स है क्या बोलता है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पहला था, नंबर 2 क्या था? एशियाई तो बात हो गई, नंबर 3 बताओ एशियन पावर इंडेक्स। अब एशिया में पावर इंडेक्स इसमें यूएस टॉप पे है, इंडिया का क्वेश्चन क्या है? इस बात का मतलब क्या हुआ कि एशिया में नहीं गिने चुने देश। अब ये दूसरी बात है ये 190 देशों का डेटा है, तो एशिया के देशों का डेटा है ना, तो वहाँ तो है ही गिने चुने 8-10 देश उनमें पाकिस्तान पे कौन सा क्लासिफिकेशन में बताओ। अगला पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें इशू यह है कि सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ है, भुखमरी के हिसाब से अगर बात करें और भुखमरी के हिसाब से जब आप कागज पर कैलकुलेशन करते हैं
तो फिर आपकी अपनी बायसनेस, अपना पक्षपात तो सब खत्म हो जाता है, तो जो फैक्ट बोल रहा है उसे करना पड़ता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 94। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आय के मामले में हम चौथे पांचवें स्थान पे हैं, ठीक है ना? सुरक्षा के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, और उत्पादन के मामले में हम कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर सामान भेजते हैं, बहुत देशों की मदद भी करते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 94 पोजीशन पे हैं। इसका मतलब बताना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे पास उत्पादन तो है, किसान फसल तो पैदा करता है, तो फसल पैदा होने के बाद फसल कहाँ जाती है? वो FCI के गोदामों में जाती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, वहां पर रखी जाती है। और आपने कभी आप गए हो सहारनपुर की तरफ, तो बामन एरी हो या और कोल्ड स्टोरेज हो, वहाँ बाहर बहुत आपने देखे हैं रखे हुए, काली पन्नी बोल रही है और बहुत जगह थी। इसका मतलब यह है कि अनाज की कमी नहीं है। एक तो कोल्ड स्टोरेज में अनाज खूब भरा हुआ है, और राशन डिपो पर अनाज हम बड़े सोच समझ के देते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। भुखमरी भी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पे हैं, और अनाज भी खूब भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है, बांटने वाला सिस्टम है, FCI के गोदाम से उठाकर वो राशन के दुकान तक कैसे पहुंचे, जब हम पर देख लीजिए कैसे। समस्या क्या है? समस्या को समझना पड़ेगा। समस्या यह है कि हमने जितना का सामान खरीदा उससे दोगुनी तो कॉस्ट लगा दी तो रखने में। FCI में जो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह देने में, और अब जितने में वो बिकेगा राशन डिपो में जाके, वहाँ बिल्कुल ही वो ऑडियो का दाम मिलेगा। अब अगर सरकार उसको FCI के ऑफिस से उठाकर ट्रैक्टर में, ट्रक में लोड करवा के वहाँ तक भेजे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 100 रुपये का खरीदा और 5 रुपये का बेचने को तैयार हो। क्या बेचना चाहिए? यस, बेचना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास आपको पता नहीं ना अभी। आपका सवाल ठीक है। 1965 में भारत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी, FCI। सुन लो, आप सब चेक करें, मैं गलत बोलूँ ठीक बता देता ठीक है। लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, ये 1965 के आसपास ही स्टार्ट हुआ इंडिया में। इसलिए स्टार्ट हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो बाजार के मूल्य पे सामान खरीद नहीं पाते, उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहती थी, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए राशन की दुकानों की व्यवस्था की गई और उनसे कहा गया कि आपके कार्ड बना देंगे, आप कार्ड देके महीने में जाएंगे, आपको राशन मिलेगा, सस्ते दाम पर मिलेगा। ठीक हो गया तो ठीक है, आसान बात नहीं। तो जो लोग बाजार की दर पर सामान नहीं खरीद सकते थे, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, कोशिश की गई, अच्छी कोशिश थी। लेकिन आपको भी नहीं पता, लेकिन आप अपने घर परिवार के लोगों से पूछोगे कि करीब 8-10 साल पहले अगर आपको बैंक में खाता खोलना था तो राशन कार्ड आपका ID कार्ड बन गया था। वो ये कहते थे कोई भी ID कार्ड ले आओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, तो राशन कार्ड ID कार्ड बन गया। राशन कार्ड की व्यवस्था उनके लिए की गई जो
जो बाजार दर पर सामान नहीं खरीद पा रहे थे, और वो धीरे धीरे कर देते एमएलए बाकी सब पकड़ लगे सब राशन कार्ड मतलब राशन कार्ड नहीं बना है तो खाता नहीं खुलेगा दिया। इसका मतलब ऐसा भाव आया, राशन कार्ड सबका हो गया। अब सरकार के लिए क्या मुसीबत हो गई, सरकार महंगे भाव पर किसानों से खरीदती थी, सस्ते दाम पर राशन की दुकानों से बेचती थी। ऐसा कब तक चलेगा? 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 साल 4 साल 5 साल सरकार कब तक लॉस उठाएगी? जब सरकार के पास व्यवसाय इतनी बड़ी हो गई कि जितनी राष्ट्रीय आय है उत्तर पूरे देश की, उससे सैकड़ों गुना बड़ा तो घाटा हो गया, सैकड़ों गुना बड़ा। धीरे धीरे सब 65 से शुरू हुआ, सदी बदल गई। चलते सरकार का काम क्या है कि किसानों से महंगे में खरीदेंगे और राशन डिपो से सस्ते बेचेंगे, सारे खर्च अपनी जोड़ेगी, तनख्वाह भी देगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाएगी, ट्रैक्टर भी ट्रॉली भी सब लगाएगी और सस्ते भी देगी। कब तक चलेगा ये सब? वही व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना, 2 साल 4 साल 5 साल। और दूसरा उन लोगों को देखिए सुविधा कि जो जिन लोगों के पास इनकम की कमी नहीं है, अब सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उस सिस्टम को चेंज करने के लिए अगर राशन कार्ड सभी का बना हुआ है तो कैसे कैंसिल करें? अगर कैंसिल करते हैं तो हर परिवार से जुड़ा हुआ मामला है वो तो आपका होगा। तो बहुत सारे काम किए गए, बहुत लोगों ने बहुत काम किया। कुल मिला के सारा गेम तो फाइनेंस का है ना, पैसे का। ये कब तक चलेगा? सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन कब तक? किसी गरीब की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन कब तक? अगर आप आपकी पॉकेट में कब तक बचेगा? आपके पास कब तक बचेगा? आप कहाँ से लाओगे? तो इनको टैक्सेस हैं, जो सरकार की इनकम बढ़ती है, तो सरकार की इनकम बढ़ती है, उसमें जो वृद्धि है उससे कहीं ज्यादा वृद्धि खर्चे की होगी। सरकार की मजबूरी क्या है? इसका मतलब जो एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारा सामान पड़ा है, सरकार कहती से पड़ा है और ये देंगे। किसान का दबाव ये है कि हमसे खरीद लो, क्या नहीं लगा दबाव, तो कहती बाकी चीजें तो नहीं जाएंगे बाकी चीजों पे, लेकिन वहाँ का दबाव ये है कि आप हमसे मना करके भाई सब कर सकते हो, खरीदने के लिए हो जाएगा ना, हो जाए। आप बात को समझे नहीं अभी, जितना नुकसान हो चुका उसमें आगे नुकसान करने को तैयार हो कब तक? सरकार कोशिश तो करती है, लेकिन वो इसीलिए हंगर इंडेक्स भी ऊंचा है और सामान भी बढ़ा हुआ है। ये बात आपको इसलिए बताई गई कि हंगर इंडेक्स में भी हम 94 पोजीशन पे हैं और एफसीआई के गोदाम भी फुल हैं और अफसर भी लाला क्या बाकी सब काम तो होता ही है। तो मैंने आपको बताया ह्यूमन मशीनरी क्या काम करती है, मैंने आपको बताया। तो हमें व्यवस्थाओं को समझना होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एफसीआई वाला सामान है बेकार जा रहा है, सब काम चल रही है, वो अंडर कर्टेन पर्दे के पीछे सब काम चल रहे हैं, तो उसी कहानी है, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था में आउटपुट क्या आया, समझ जो रिजल्ट आया वो ये कि हम लोग भूखे भी मर रहे हैं और सरकार के पास सामान भी बढ़ा, दोनों स्थिति। अब दोनों स्थिति में अगर सरकार सारा सामान गरीबों में बांटने की कोशिश करे, थोड़ी देर के लिए मान लेते एक बार हिम्मत कर दे, इसको गरीबों में बैठा देना, ये सामान की वैल्यू कितनी दिन की है? जो सामान किसानों का अनाज गोदाम में है, ये सारा सामान ऐसा होता है इसकी लाइफ कम है। अगर ये पब्लिक के पास पहुंच जाए तो 6 महीने 8 महीने में खत्म हो जाएगा, इतना भी नहीं होता वैसे, खराब हो जाएगा। अब या तो वो अपने पास रख के खराब कर ले या किसान के पास बेच के खराब कर ले। कुल मिला के जब वो 3 महीने गवर्नमेंट के पास ही पड़ा रहेगा तो वही खराब हो जाएगा। खराब होने के बाद भेजने का कोई लॉजिक है नहीं। और हर फसल पे, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, हर फसल पे कोल्ड स्टोरेज में प्रेशर बढ़ता है। वहाँ पे सामान आता है, जितना सामान आता है उतना जाता नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम है और पब्लिक की अपनी प्रॉब्लम है। अब हम अगर अपने आप को पढ़ा लिखा होना क्लेम करते हैं कि हम पढ़े लिखे हो गए हैं, तो हमें समस्या को समझना भी चाहिए।
और अगर हमें लगता है कि सच में हमें कुछ करना है समाज के लिए तो समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। पूरी बात नहीं की केवल विरोध करने से बात नहीं बनती। अच्छा अगला इंडिया इंडेक्स क्या है? रिस्क इंडेक्स। तो एक की बात करते हैं, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की बात करते हैं। रिस्क इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं? 89। विश्व में सभी देशों में अलग अलग तरह का रिस्क है। एक जगह मैंने इकोनॉमिक रिस्क लिखा है, इकोनॉमिक रिस्क अलग है, रिस्क इंडेक्स अलग है। तो जो इकोनॉमिक रिस्क है उसका तो मतलब है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है, आर्थिक क्रिया होनी है, आपको नया बिजनेस करना है, नया प्लांट एस्टैब्लिश करना है, उसके में कितना रिस्क है वो अलग बात होगी। ये है ओवरऑल रिस्क, वर्ल्ड रिस्क। तो विश्व में हर देश का अपना खतरा है और कुछ देश हैं जहां बहुत सेफ है। इसमें टॉप पे क्या है? बजट, कोई खतरा नहीं। तो ऐसा कोई देश नहीं जहां खतरा ना हो। तो रिस्क के एंगल से हमें फिलहाल तो आप लोगों की एज के हिसाब से आपको इतना समझना है कि एग्जाम में कहीं बातचीत हो तो हम उनको ठीक जवाब दे दें। बहुत सारे होंगे, सारे के सारे इंडेक्स कैलकुलेट करने के तरीके बहुत सारे होंगे। मतलब हो सकता है किसी में तो 15-20 वेरिएबल हो, जिसके कारण पॉलिटिकल रिस्क हो गया, सोशल रिस्क हो गया, आपका टेररिस्ट का रिस्क हो गया, मे बी नंबर ऑफ रिस्क उसका रिस्क हो गया, भूकंप आने का रिस्क हो गया, धरती के नीचे की पोर्शन क्या है के नीचे उसका रिस्क हो गया, बारिश के रिस्क हो गया, नंबर ऑफ रिस्क। तो रिस्क के हिसाब से जो इंडेक्स निकाला जाए चलिए तो